हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 10th एनसीईआरटी हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज चल रही है। आज आपका यहां पर अध्याय चौथा है। यहां पर हम लोग भूमंडलीकृत विश्व का बनना अध्याय से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, आज वैश्वीकरण का मुख्य रूप से तात्पर्य है व्यापार, काम की तलाश में लोगों की यात्रा, होटल का संचालन, एक आर्थिक व्यवस्था जो पिछले 50 वर्षों में उभरी है, वैश्विक समाजों के बीच सांस्कृतिक संबंध। वर्तमान समय में वैश्वीकरण का तात्पर्य एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था से है जो कि पिछले 50 सालों में उभरकर सामने आई है। तो आंसर होगा यहाँ पर सी वाला। सेकंड है, प्राचीन काल में लोग लंबी दूरी की यात्राएं क्यों करते थे? व्यापार के लिए, काम या अवसरों की तलाश में, उत्पीड़न या फिर यातनापूर्ण जीवन से बचने के लिए, या फिर उपरोक्त सभी। प्राचीन काल में लोग लंबी दूरी की यात्राएं व्यापार के लिए, काम या फिर अवसरों की तलाश के लिए, या फिर उत्पीड़न या फिर यातनापूर्ण जीवन से बचने के लिए लोग प्राचीन समय में लंबी दूरी की यात्राएं करते थे। तो आंसर होगा आपका यहाँ पर डी वाला। तीसरा प्रश्न है, भारत में समुद्र तटीय व्यापार के प्राचीनतम प्रमाण किस काल में मिलते हैं? 4वीं सदी ईस्वी में गुप्त काल से, 3000 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता से, 1000 ईसा पूर्व वैदिक सभ्यता से, 400 ईसा पूर्व मौर्य काल से। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत की जो प्राचीनतम सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता है। और सिंधु घाटी सभ्यता से हमें समुद्र तटीय व्यापार के प्रमाण मिलते हैं जो कि भारत के प्राचीनतम समुद्र तटीय व्यापार के प्रमाण हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका बी वाला, 3000 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता से। प्राचीन काल में विश्व को जोड़ने वाले पहले लोग कौन थे? यात्री, व्यापारी, पुजारी और तीर्थयात्री, उपरोक्त सभी। प्राचीन काल में विश्व को जोड़ने वाले पहले लोग यात्री, व्यापारी, पुजारी और तीर्थयात्री थे। तो आंसर है आपका यहाँ पर डी वाला। पांचवा प्रश्न है, रेशम मार्ग से क्या तात्पर्य है? चीन और रोम को जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क, भारत और रोम को जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क, चीन और भारत को जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क, एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क। रेशम मार्ग एक व्यापार मार्ग है जो कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ता है। तो आंसर है आपका यहाँ पर डी वाला। छठवां प्रश्न है, पूर्व आधुनिक दुनिया में एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग का नाम क्या है? धातु मार्ग, रेशम मार्ग, मसाला मार्ग, वाइन मार्ग। देखिए, पूर्व आधुनिक दुनिया की बात हो रही है, यानी प्राचीन काल की बात हो रही है। तो प्राचीन काल में एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाला व्यापारिक मार्ग रेशम मार्ग था। तो आंसर है आपका यहाँ पर बी वाला। रेशम मार्ग से यूरोप से एशिया के लिए वापसी क्या आता था? चीनी पॉटरी, सोने चांदी जैसी धातुएं, कपड़े व मसाले, उपरोक्त सभी। रेशम मार्ग से पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी चीन से जो है चीनी पॉटरी जाती थी, जो बर्तन होते हैं चीनी मिट्टी के, वो इधर जाते थे पश्चिम की तरफ। साथ ही साथ दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया, जिसमें कि भारत भी शामिल है, यहाँ से कपड़े और मसाले इसी रूट के थ्रू जाते थे। और उधर से लौटते हुए व्यापारी जो है सोने और चांदी जैसी धातुओं को वापस लाते थे। तो आंसर है आपका यहाँ पर बी वाला। आठवां प्रश्न है, रेशम मार्ग का इस्तेमाल किन किन धर्म प्रचारकों ने किया? ईसाई मिशनरी, मुस्लिम धर्मोपदेशक, बौद्ध धर्मोपदेशक, उपरोक्त सभी। रेशम मार्ग का इस्तेमाल जो है प्राचीन काल से ही बौद्ध धर्मोपदेशकों ने, ईसाई मिशनरियों ने और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने किया। तो आंसर है आपका यहाँ पर डी वाला, यानी उपरोक्त सभी। नौवां प्रश्न है, यूरोप में नूडल्स किस देश से पहुंचे? भारत से, श्रीलंका से, चीन से, कोरिया से। देखिए, नूडल्स जो है ये चीन का पारंपरिक खाद्य है, तो ये चीन से पहुंचा है। तो आंसर है आपका यहाँ पर सी वाला। 10वां प्रश्न है, नूडल्स से यूरोप में किसका जन्म हुआ? स्पैगेटी, सॉसेज, बर्गर, पिज्जा। नूडल्स से यूरोप में स्पैगेटी का जन्म हुआ है। तो आंसर है यहाँ पर ए वाला। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल के आने से यूरोपीय गरीबों को बेहतर भोजन और लंबी आयु प्राप्त हुई? सोया, स्पैगेटी, टमाटर, आलू। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोलंबस ने अमेरिका महाद्वीप की खोज की थी। तो अमेरिका महाद्वीप की खोज के साथ ही अमेरिका महाद्वीप पर कुछ फसलें पाई गई, जिनमें कि आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद इसमें फसलें शामिल थीं, जो कि कोलंबस के थ्रू ये यूरोप तक पहुंची हैं और यूरोप से फिर भारत तक आई हैं।
तो जब यूरोप में फसलें पहुंची हैं तो यहाँ पर यूरोप में लोग आलू पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो गए थे। तो आंसर है आपका यहाँ पर डी वाला। 12वां प्रश्न है, आलू अकाल किस देश में हुआ था? इंग्लैंड, आयरलैंड, स्पेन, फ्रांस। 1840 के दशक में आयरलैंड में जो है आलू अकाल पड़ा था। यानी यहाँ पर यहाँ की जनता एक समय आलू पर इतनी ज़्यादा निर्भर हो गई थी कि उनका आलू के सहारे ही पेट भर रहा था। तो एक बार आलू की फसल में कोई बीमारी लग गई जिसकी वजह से संपूर्ण आलू की फसल यहाँ पे नष्ट हो गई थी। तो आलू की फसल नष्ट होने की वजह से यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे। तो आंसर है आपका यहाँ पर बी वाला। पास्ता सिसिली में किन के द्वारा ले जाया गया? चीनियों द्वारा, अरबों द्वारा, भारतीयों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा। ऐसा माना जाता है कि अरबों द्वारा पास्ता जो है सिसिली में यानी इटली का एक टापू है ये, यहाँ पे पहले पहुँचाया गया था। तो आंसर है आपका यहाँ पर बी वाला। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अमेरिका महाद्वीप की खोज की? वास्को डिगामा, फर्डिनेंड मैगलन, क्रिस्टोफर कोलंबस, कोपरनिकस। अमेरिका महाद्वीप की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। तो आंसर है आपका यहाँ पर सी वाला। 15वां प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका में एल डोरेडो क्या था? वह स्थान जहाँ कोलंबस उतरा था, जहाँ चांदी की खदानें स्थित थीं, एक प्रसिद्ध गुलाम बाजार, सोने का एक काल्पनिक शहर। देखिए, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो था वो संसाधनों के मामले में काफ़ी ज़्यादा धनी था। यानी दक्षिण अफ्रीका में अर्जेंटीना और चिली की जो चांदी की जो खानें थीं, उन चांदी की खानों ने जो है यूरोप के व्यापार को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद की। उसी समय दक्षिण अमेरिका के एक स्थान को लेकर ये अफवाह उड़ी थी कि वहाँ पर एक सोने का शहर है। तो ये सोने का एक काल्पनिक शहर था। तो आंसर है आपका यहाँ पर डी वाला। 16वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बीमारी यूरोप से अमेरिका पहुंची और वहां के मूल निवासियों की सामूहिक मृत्यु के लिए जिम्मेदार थी? ब्यूबोनिक प्लेग, मलेरिया, चेचक, तपेदिक। देखिए, यूरोप के जो स्पेनिश अफसर थे जब अमेरिका महाद्वीप में पहुंचे हैं तो ये अपने साथ चेचक जैसे रोगाणु भी लेकर आए हैं। चूँकि सदियों से अमेरिका महाद्वीप विश्व से अलग रहा था, इसी वजह से यहाँ के लोगों में चेचक के खिलाफ लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। जब इन अफसरों के साथ या इन सैनिकों के साथ यहाँ पे ये महामारी पहुंची है तो यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग मृत्यु के गाल में समा गए हैं। तो आंसर है आपका यहाँ पर सी वाला यानी चेचक। 17वां प्रश्न है, 17वीं शताब्दी के मध्य में अमेरिका को उपनिवेश बनाने के लिए स्पेनिश विजेताओं द्वारा निम्नलिखित में से किस शक्तिशाली हथियार का उपयोग किया गया था? पारंपरिक सैन्य हथियार, आधुनिक सैन्य हथियार, परमाणु हथियार, जैविक हथियार। जैसा कि आप लोग जानते हैं स्पेनिश विजेता जो हैं ये अपने साथ जाने अनजाने में चेचक जैसे रोगाणुओं को साथ लेकर आए थे जो कि एक जैविक हथियार है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है डी वाला। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रवाह के रूप में पहचानी गई वस्तुओं की सही परिभाषा है? वस्तुओं यानी कपड़े या गेहूं का व्यापार, रोजगार की तलाश में लोगों का पलायन और लंबी दूरी पर अल्पकालिक या दीर्घकालिक निवेश के लिए पूंजी की आवाजाही, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी आदान प्रदान, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता और खाद्यान्न का आयात न करना, या उपरोक्त सभी। देखिए, अर्थशास्त्रियों ने मूल रूप से मोटे तौर पर 3 प्रकार के प्रवाह की बात की गई है, जिसमें कि व्यापार प्रवाह है। तो 18वीं और 19वीं सदी में व्यापार प्रवाह में उस समय कपड़े या गेहूं का व्यापार होता था। इसके अलावा श्रम प्रवाह है, श्रम प्रवाह में लोग रोजगार की तलाश में लोगों का पलायन है। इसके अलावा जो है पूंजी प्रवाह है, पूंजी प्रवाह का मतलब है किसी जगह पर अल्पकालिक या दीर्घकालिक निवेश करना, ये पूंजी प्रवाह में आ जाता है। तो आंसर होगा यहाँ पर ए वाला। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने मक्के के आयात को प्रतिबंधित करने के लिए कॉर्न लॉ पारित किया? भारत, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन। देखिए, ब्रिटेन के जो स्थानीय मक्का उत्पादक किसान थे उनके दबाव में आकर ब्रिटेन सरकार ने कॉर्न लॉ पारित किया था ताकि देश के भीतर मक्के का आयात न हो सके। तो आंसर है आपका यहाँ पर डी वाला। कॉर्न लॉ जो है ब्रिटेन में 1815 में पारित किया गया था। 30वां प्रश्न है, वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था कब शुरू हुई? 1894, 1890, 1892, 1891। वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था जो है 1890 में स्टार्ट हुई थी। तो आंसर है आपका यहाँ पर बी वाला। 21वां प्रश्न है, भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? पंजाब, संयुक्त प्रांत, मद्रास,
बंगाल। भारत में ब्रिटिश शासन में कैनाल कॉलोनी जो है ये भारत के पंजाब राज्य में बनाई गई थी। तो आंसर है आपका यहाँ पर ए वाला। 22वां प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश मांग को पूरा करने के लिए कौन से देश खाद्य उत्पादन में शामिल हुए? भारत, चीन, रूस, अमेरिका। चीन, रूस, अमेरिका, पूर्वी यूरोप, रूस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, भारत और चीन। देखिए 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटेन में बाहर से खाद्यान्न को आयात करना सस्ता था, तो इसी वजह से इसने जो है बाहर के देशों से खाद्यान्न को आयात किया है। तो उस समय यहाँ पर खाद्य उत्पादन में जो योगदान करने वाले देश थे उनमें पूर्वी यूरोप, रूस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया वाले हिस्से थे। तो आंसर है आपका यहाँ पर सी वाला। 23वां प्रश्न है, 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में प्राथमिक उत्पादों का हिस्सा कितना था? लगभग 40%, लगभग 20%, लगभग 60% और लगभग 80%। 1820 से लेकर 1914 के बीच विश्व व्यापार में प्राथमिक उत्पादों का जो हिस्सा था वो लगभग 60% था। इसमें जो है 60% में प्राथमिक उत्पादों में यानी गेहूं और कपास शामिल थे जो कि कृषि उत्पाद थे। इसके अलावा खनिज पदार्थों में कोयला शामिल था। तो यहां पर आपका आंसर है आपका सी वाला। 24वां प्रश्न है, नई तकनीक के आने के बाद अमेरिका से यूरोप को मांस का परिवहन कैसे किया गया? जीवित जानवरों को जहाज़ों में भेजकर, सड़क मार्ग द्वारा, प्रशिक्षित जहाज़ों के माध्यम से, हवाई परिवहन द्वारा। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं शुरुआत में अमेरिका से यूरोप को पूरे जानवर भेजे जाते थे और जानवरों को भेजने में दिक्कत ये थी, कई जानवर जो थे यात्रा के दौरान ही मर जाते थे, कई जानवरों को बीमारियां लग जाती थी। तो यूरोप तक पहुंचते पहुंचते जो जानवरों का मांस था काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाता था। लेकिन जब प्रशीतन की टेक्निक यानी जो रेफ्रिजरेशन की टेक्निक है ये जब आ गई है, जब ये जहाज़ों में लगा दी गई है, उसके बाद जानवरों को साबुत नहीं भेजा गया है बल्कि जानवरों को काट कर उनका मांस यूरोप के लिए भेजा गया है। तो आंसर है आपका यहाँ पर सी वाला। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में 1885 में यूरोपीय शक्तियों ने अफ्रीका को आपस में बांटने के लिए बैठक की थी? लंदन, बर्लिन, न्यूयॉर्क, एम्स्टर्डम। देखिए बर्लिन में 1885 में यूरोपीय शक्तियों ने एक बैठक की थी। इस बैठक में इन लोगों ने अफ्रीका के नक्शे पर लाइनें खींचकर इसको आपस में बांट लिया था। तो आंसर है आपका बी वाला। 26वां प्रश्न है, रिंडरपेस्ट क्या है? एक आंदोलन, एक बीमारी, एक जगह, एक स्मारक। रिंडरपेस्ट एक जानवरों की बीमारी है। तो आंसर है आपका बी वाला। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था रिंडरपेस्ट नामक बीमारी से बुरी तरह प्रभावित हुई? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं अफ्रीका महाद्वीप में ये जो महामारी है, ये जो बीमारी है, ये जब यहाँ पर यूरोपीय लोग पहुँचे हैं और यूरोपीय लोग अपने साथ जो जानवर लेकर आए थे मांस के लिए एशिया से, उन जानवरों के साथ ये बीमारी यहाँ पर पहुँची है। इसका परिणाम ये हुआ है कि इस बीमारी ने इस महाद्वीप के 90% जानवरों को ख़त्म कर दिया था। तो आंसर है आपका यहाँ पर सी वाला। 28वां प्रश्न है, 19वीं सदी में यूरोप के लगभग कितने लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए? 1 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़। तकरीबन 5 करोड़ लोग जो हैं ये यूरोप को छोड़कर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए थे। तो आंसर है आपका डी वाला। 29वां प्रश्न है, 19वीं सदी के अनुबंधित श्रमिकों को अक्सर इस रूप में वर्णित किया जाता है: जबरन भर्ती, नई दास प्रथा, आप्रवासी मजदूर, इनमें से कोई नहीं। देखिए 19वीं सदी की जो अनुबंधित श्रमिक प्रथा थी, इस अनुबंधित श्रमिक प्रथा को कई लोगों ने नई दास प्रथा का नाम दिया था। तो आंसर है आपका यहाँ पर बी वाला। 30वां प्रश्न है, अधिकांश भारतीय गिरमिटिया मजदूर मौजूदा क्षेत्रों से आते थे: पूर्वी यूपी, बिहार, तमिलनाडु के शुष्क जिले, उपरोक्त सभी। अधिकांश जो गिरमिटिया मजदूर थे ये भारत के पूर्वी यूपी, बिहार, मध्य प्रांत और तमिलनाडु के शुष्क जिले से आते थे। तो आंसर है आपका यहाँ पर डी वाला, यानी उपरोक्त सभी। 31वां प्रश्न है, भारतीय गिरमिटिया प्रवासियों का मुख्य गंतव्य कौन सा था? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, त्रिनाद और गुयाना, उपरोक्त सभी। देखिए भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को मुख्य रूप से जो कैरिबियाई द्वीप समूह हैं जिनमें कि त्रिनाद और गुयाना आते हैं और सूरीनाम आते हैं, इसके अलावा मॉरिशस और फिजी में इनको ले जाया जाता था।
तो आंसर है आपका यहाँ पर सी वाला। 32वां प्रश्न है, अधिकांश भारतीय गिरमिटिया मजदूर कहाँ से आए थे? पूर्वी यूपी, पूर्वोत्तर राज्य, जम्मू और कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। देखिए दिए गए विकल्पों में से यहाँ पे पूर्वी यूपी सही आंसर होगा, तो आंसर है आपका यहाँ पर ए वाला। 33वां प्रश्न है, यूरोपीय लोग अफ्रीका की ओर क्यों आकर्षित हुए? भूमि और खनिजों के विशाल संसाधनों के कारण, खाद्य फसलों की प्रचुरता के कारण, श्रम की प्रचुरता के कारण, तेल की प्रचुरता के कारण। देखिए यूरोपीय लोग अफ्रीका के भूमि और खनिजों के विशाल संसाधन थे, इनको देखकर आकर्षित हुए थे, तो आंसर है आपका ए वाला। 34वां प्रश्न है, अफ्रीका में मजदूरों की भर्ती और उन्हें काम पर लगाए रखने के लिए यूरोपियों ने कौन से तरीके अपनाए? भारी मजदूरी दी गई, भारी कर लगाए गए, उत्तराधिकार कानूनों को बदल दिया गया, विरासत के कानूनों को उनके फायदे के लिए बदल दिया गया, उनका मन जीतने के लिए कम कर लगाए गए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अफ्रीका का जो समाज था वो आदिवासी समाज था, और उस समाज में जो है पैसे के लिए काम करने का रिवाज नहीं था। ये लोग जो है सदियों से जंगलों पर और जानवरों पर निर्भर थे, तो यहाँ पर पैसे के लिए कोई काम करने का कोई यहाँ पर चलन नहीं था। तो यूरोपीय लोग जब यहाँ पर आए हैं तो इन्होंने यहाँ पर यहाँ के लोगों पर भारी भरकम कर लगाए हैं और यहाँ के उत्तराधिकार कानूनों को बदल दिया था। यानी अब केवल उत्तराधिकार घर के किसी एक कैंडिडेट को ही मिलेगा, तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। 35वां प्रश्न है, तमिल अनुबंधित श्रमिक कहाँ जाकर काम करते थे? सीलोन, मलाया, गुयाना या ए और बी दोनों? देखिए तमिल अनुबंधित श्रमिक जो हैं ये सीलोन और मलाया में काम करने जाते थे, तो आंसर है आपका डी वाला, यानी ए और बी दोनों। 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेस्ट इंडीज क्रिकेटर भारत से आए गिरमिटिया मजदूर प्रवासियों के वंशज हैं? विवियन रिचर्ड्स और गैरी सोबर्स, क्रिस गेल और ड्वेन ब्रावो, राम नरेश सरवन और शिवनारायण चंद्रपॉल, ब्रायन लारा और कॉर्डनी वॉल्स। राम नरेश सरवन और शिवनारायण चंद्रपॉल जो हैं ये वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं जो कि भारतीय गिरमिटिया मजदूर प्रवासियों के ही वंशज हैं, तो आंसर है आपका यहाँ पर सी वाला। 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्यकार है जो भारत के गिरमिटिया मजदूरों का वंशज है? सलमान रश्दी, वी.एस. नायपाल, अरुंधति रॉय, बॉब मार्ले। देखिए वी.एस. नायपाल एक साहित्यकार और नोबेल पुरस्कार विजेता हैं जो कि भारत के गिरमिटिया मजदूरों के ही वंशज हैं, तो आंसर है आपका यहाँ पर बी वाला। 38वां प्रश्न है, चटनी संगीत कहाँ लोकप्रिय है? त्रिनाद, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी। देखिए त्रिनाद और गुयाना में जो चटनी म्यूजिक है वो काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है, जो कि भारतीय जो अप्रवासी यहाँ पर गए थे उनकी ही रचनात्मक अभिव्यक्ति है, तो यहाँ पर सही आंसर है आपका ए वाला। 39वां प्रश्न है, होसे मेले का आयोजन कहाँ होता है? गुयाना, मॉरिशस, त्रिनिदाद, सूरीनाम। देखिए होसे मेले का आयोजन जो है त्रिनिदाद में होता है, जो कि मुहर्रम का सालाना जुलूस है, और यहाँ पर जो भारतीय प्रवासी यहाँ पर गए थे उन्होंने इमाम हुसैन की याद में इस मेले का नाम होसे मेला रख दिया, तो आंसर है आपका यहाँ पर सी वाला। 40वां प्रश्न है, राष्ट्रवादी नेताओं के दबाव में अनुबंधित श्रमिक व्यवस्था को किस वर्ष खत्म किया गया? 1920, 1921, 1931, 1942। देखिए राष्ट्रवादी नेताओं के दबाव में जो ब्रिटिशर्स हैं इन्होंने भारत से अनुबंधित श्रमिक की व्यवस्था को 1921 में खत्म कर दिया था, तो आंसर है आपका यहाँ पर बी वाला। 41वां प्रश्न है, गिरमिटिया मजदूरों को कितने साल के लिए अनुबंध के तहत काम पर रखा जाता था? 10, 3, 5, 2। इनको जो है 5 साल के लिए अनुबंध के तहत काम पर रखा जाता था, तो सही आंसर है यहाँ पर सी वाला। 42वां प्रश्न है, सिंधी जनजाति ने किस दशक में दुनिया भर के बंदरगाहों पर अपने बड़े बड़े एम्पोरियम खोले? 1790 के दशक में, 1820 के दशक में, 1860 के दशक में, 1910 के दशक में। देखिए जो सिंधी जनजाति के लोग हैं इन्होंने दुनिया भर के बंदरगाहों पर 1860 के दशक में बड़े बड़े अपने एम्पोरियम खोले थे, तो सही आंसर है यहाँ पर सी वाला। 43वां प्रश्न है, सन 1800 के आसपास भारतीय निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत था? 30%, 15%, 10%, 3%। सन 1800 के आसपास भारतीय निर्यात में
सूती कपड़े का रेशियो 30% था, जो कि 1815 तक आते आते घटकर 15% रह गया, और 1870 तक आते आते घटकर ये 3% रह गया था। तो आंसर है आपका यहाँ पर ए वाला। 44वां प्रश्न है, ब्रिटेन ने चीन को निर्यात करने के लिए भारत में किस फसल की खेती करवाई? कपास, चावल, अफीम, गेहूं। देखिए, ब्रिटेन ने चीन को निर्यात करने के लिए भारत में अफीम की खेती करवाई थी, और जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये अफीम के बदले में वहाँ से यानी चीन से चाय को लेकर आते थे। तो आंसर है आपका यहाँ पर सी वाला। 45वां प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918, इनमें मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध केंद्रीय शक्तियाँ कौन कौन सी थीं? जर्मनी, प्रसिया, ऑटोमन तुर्की, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली, जर्मनी, इटली, ऑटोमन तुर्की, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन तुर्की। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार में मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस शामिल थे। दूसरी तरफ इनके विरुद्ध जो केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन तुर्की शामिल थे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है डी वाला। 46वां प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र कौन थे? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड, ब्रिटेन, रूस, यूएसए, रूस, यूएसए, हॉलैंड। फर्स्ट वर्ल्ड वार में मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस शामिल थे। तो सही आंसर है यहाँ पर ए वाला। 47वां प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने निम्नलिखित में से किस देश से बड़ी रकम उधार ली थी? यूएसए, रूस, जापान, जर्मनी। फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था थी ये डगमगाने लगी थी। युद्ध के खर्चे पूरे करने के लिए इन्होंने जो है यूएसए से बड़ी मात्रा में कर्ज लिया था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ए वाला। 48वां प्रश्न है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में असेंबली लाइन की अवधारणा को किसने अपनाया? टी कुप्पोला, हेनरी वेंज, हेनरी फोर्ड, जेम्स वाट। देखिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में असेंबली लाइन की जो अवधारणा है इसको फोर्ड इंडस्ट्री के मालिक हेनरी फोर्ड ने अपनाया था। तो आंसर है आपका यहाँ पर सी वाला। 49वां प्रश्न है, कारों के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए हेनरी फोर्ड ने किस तकनीक का इस्तेमाल किया? प्रक्रिया निर्माण, असेंबली लाइन तकनीक, बैच निर्माण, ऑर्डर पर उत्पादन। देखिए, हेनरी फोर्ड ने असेंबली लाइन तकनीक का इसमें इस्तेमाल किया था। तो सही आंसर है यहाँ पर बी वाला। 50वां प्रश्न है, बृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ हुई? ब्रिटेन, भारत, फ्रांस, अमेरिका। मास प्रोडक्शन या बृहद उत्पादन की जो फैसिलिटी है ये अमेरिका में स्टार्ट हुई थी। तो सही आंसर है आपका डी वाला। 51वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बृहद उत्पादन पद्धति के लिए सत्य नहीं है? कम उत्पादन लागत, तनाव मुक्त काम, प्रति श्रमिक उत्पादन में वृद्धि, इंजीनियरिंग उपकरणों की कम लागत। देखिए, बृहद उत्पादन पद्धति जो है इसमें कन्वेयर बेल्ट सिस्टम का इस्तेमाल होता है, तो इसमें लागत जो है कम आती है, प्रति श्रमिक उत्पादकता बढ़ जाती है, साथ ही साथ जो इंजीनियरिंग उपकरण होते हैं इनकी भी कम लागत आती है। हालांकि इस प्रक्रिया में जो वर्कर्स होते हैं उन पर सबसे ज़्यादा दबाव पड़ता है, उन पर काम का बहुत ज़्यादा दबाव रहता है। तो ये तनाव मुक्त इसमें काम नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसमें तनाव के साथ ही काम करना पड़ता है, यानी बहुत ज़्यादा प्रेशर में काम करना पड़ता है। तो सही आंसर है यहाँ पर बी वाला। 52वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की पहली बृहद उत्पादन पर उत्पादित कार थी? टी मॉडल कार, मारुति कार, BMW कार, इंडिका कार। देखिए, फोर्ड मोटर्स की टी मॉडल कार जो है दुनिया की पहली बृहद उत्पादित कार थी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ए वाला। 53वां प्रश्न है, 18वीं शताब्दी तक कौन से दो देश दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक थे? इंग्लैंड और अमेरिका, चीन और भारत, जापान और इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। देखिए, 18वीं शताब्दी तक पूरब में चीन और भारत जो थे ये दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर देश थे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। 54वां प्रश्न है, वैश्विक महामंदी की शुरुआत कब हुई? 1931, 1928, 1929, 1932। वैश्विक महामंदी की शुरुआत जो है 1929 में हुई थी। तो सही आंसर है सी वाला। 55वां प्रश्न है, 1923 में विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता राष्ट्र कौन था? अमेरिका, भारत, इंग्लैंड, फ्रांस। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान जो अर्थव्यवस्था थी वो अमेरिका की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी, और अमेरिका उस समय तक एक सुपर पावर के रूप में उभर कर सामने आ चुका था। तो 1923 में विश्व की सबसे बड़ा ऋणदाता जो है अमेरिका बन चुका था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ए वाला।
56वां प्रश्न है 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत कितने प्रतिशत गिरी? 50%, 60%, 40%, 25%। देखिए 1928 से 1934 का जो दौर था वो वैश्विक आर्थिक महामंदी का दौर था। इस दौरान भारत में गेहूं की कीमत में करीब 50% की गिरावट हुई थी। तो आंसर है आपका यहाँ पर ए वाला। 57वां प्रश्न है 1928 और 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत में 50% की गिरावट क्यों आई? कम उत्पादन के कारण, बाढ़ के कारण, महामंदी के कारण, सूखे के कारण। जैसा कि हमने आपको बताया था उस समय महामंदी का दौर था और महामंदी की वजह से इस समय गेहूं की कीमत में 50% की गिरावट आई थी और इस समय निर्यात भी लगभग आधा रह गया था। तो आंसर है आपका यहाँ पर सी वाला। 58वां प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका की स्थिति में क्या बड़ा बदलाव आया? अमेरिका पर कई देशों का कर्ज था। युद्ध ने अमेरिका को कर्जदार से कर्जदाता देश में बदल दिया। अमेरिका ने विश्व अर्थव्यवस्था में अपनी साख खो दी। अमेरिकी अर्थव्यवस्था महामंदी में गिर गई। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं एक समय तक ब्रिटेन का जो है पूरी दुनिया पे वर्चस्व रहा था, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन को सबसे ज़्यादा क्षति उठानी पड़ी है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका की स्थिति जो थी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हुई थी। अमेरिका जो कि किसी समय कर्जदार था, यूरोप से कर्ज लिया करता था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वो कर्जदाता बन गया, यानी यूरोप के देशों को कर्ज देने लगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। 59वां प्रश्न है किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री के अनुसार भारतीय सोने के निर्यात ने वैश्विक आर्थिक सुधार को बढ़ावा दिया? पॉल वुड, जॉन मेनार्ड कीन्स, अमर्त्य सेन, डेविड जोन्स। देखिए वैश्विक आर्थिक महामंदी के दौर में भारत ने जो है सोने का निर्यात किया था। तो जॉन मेनार्ड कीन्स का मानना यह है कि भारत के सोने का निर्यात करने से वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ था। तो आंसर है आपका यहाँ पर बी वाला। 60वां प्रश्न है 1929 की महामंदी के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा अनुभव किया गया था? उत्पादन और आय में वृद्धि, रोजगार और व्यापार में वृद्धि, उत्पादन और रोजगार में कमी, उपरोक्त सभी। जैसा कि आप लोग जानते हैं 1929 की जो महामंदी थी कृषि महामंदी थी। कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन की स्थिति बनी हुई थी। तो अति उत्पादन की स्थिति की वजह से यहाँ पर महामंदी क्रिएट होती है और महामंदी जब क्रिएट हो जाती है तो उत्पादन और रोजगार दोनों में कमी देखी जाती है। तो आंसर है आपका यहाँ पर सी वाला। 61वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी शक्तियों के रूप में जाने जाते थे? नासी जर्मनी, जापान, इटली, ब्रिटेन, जर्मनी, रूस, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और अमेरिका। देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो केंद्रीय शक्तियां या फिर धुरी राष्ट्रों के रूप में नासी जर्मनी, जापान और इटली थे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ए वाला। 62वां प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, अमेरिका, हॉलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और अमेरिका, फ्रांस, सोवियत संघ और अमेरिका। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और अमेरिका जो थे ये मित्र राष्ट्र थे। तो सही आंसर है यहाँ पर सी वाला। 63वां प्रश्न है भरत उत्पादन पर आधारित किसी औद्योगिक समाज को किसके बिना कायम नहीं रखा जा सकता? उत्पादन लागत, व्यापक उपभोग, आयात शुल्क, उच्च लागत। देखिए बृहद उत्पादन आधारित किसी औद्योगिक समाज को व्यापक उपभोग के बिना लंबे समय तक कायम नहीं रख सकते हैं। तो व्यापक उपभोग होना ही चाहिए। तो आंसर है आपका यहाँ पर बी वाला। 64वां प्रश्न है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1945, 1947, 1944, 1952। देखिए ब्रेटन वुड सम्मेलन जो है अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड नामक स्थान पर 1944 में हुआ था। तो आपका सही आंसर है सी वाला। 65वां प्रश्न है ब्रेटन वुड सम्मेलन में निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना की गई? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, भारतीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। देखिए सम्मेलन के दौरान विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की इसमें स्थापना की गई थी। तो सही आंसर है यहां पर बी वाला। 66वां प्रश्न है इसमें कौन ब्रेटन वुड्स के जुड़वां संतान है? संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस, आईएमएफ और विश्व बैंक और एशिया विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और आईएमएफ। देखिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में आईएमएफ और विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। इसी वजह से इन्हें ब्रेटन वुड्स के ट्विंस कहा जाता है, ब्रेटन वुड की जुड़वां संतानें कहा जाता है। तो आंसर है आपका यहां पर बी वाला। 67वां प्रश्न है किस देश के पास आईएमएफ और विश्व बैंक के प्रमुख निर्णयों पर
वीटो का प्रभावी अधिकार है? भारत, जापान, जर्मनी, यूएसए। देखिए यूएसए के पास आईएमएफ और विश्व बैंक के प्रमुख निर्णयों पर वीटो का प्रभावी अधिकार है, यानी अगर यूएसए इन पर इनके किसी निर्णय पर वीटो दे देता है तो प्रस्ताव वो निरस्त हो जाएगा। तो आंसर है आपका यहाँ पर डी वाला। 68वां प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यह राष्ट्रीय मुद्राओं और मौद्रिक व्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली व्यवस्था थी या निश्चित विनिमय दरों पर आधारित व्यवस्था थी? इस व्यवस्था में राष्ट्रीय मुद्राएं डॉलर के साथ एक निश्चित विनिमय दर से जुड़ी हुई थी। उपरोक्त सभी। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था जो है ये राष्ट्रीय मुद्राओं और दुनिया भर की जो मौद्रिक व्यवस्थाएं हैं इनको एक दूसरे से जोड़ने वाली व्यवस्था थी। ये जो है निश्चित विनिमय दर की व्यवस्था थी। इस व्यवस्था में जो विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मुद्राएं जो थी डॉलर के साथ एक निश्चित विनिमय दर से जुड़ी हुई थी। तो देखिए यहाँ पर सभी के सभी ऑप्शन सही हैं, तो आंसर आपका होगा डी वाला, यानी कि उपरोक्त सभी। 69वां प्रश्न है, विकासशील देशों ने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था NIEO की मांग की। इसने किस उद्देश्य को पूरा किया? संसाधनों पर वास्तविक नियंत्रण, कच्चे माल के लिए उचित मूल्य, कच्चे माल के लिए बेहतर निर्यात, बेहतर मानव संसाधन विकास, विनिर्माण से उपभोग लाभ। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं 1947 के बाद दुनिया भर के तमाम औपनिवेशिक जो राष्ट्र कभी रहे थे वो अब आज़ाद होने लगे थे। तो आज़ादी प्राप्त करने के साथ साथ वो IMF और विश्व बैंक से भी जुड़ने लगे थे। क्योंकि IMF और विश्व बैंक पर पूर्व औपनिवेशिक शक्तियों का ही नियंत्रण था, तो IMF और विश्व बैंक से इन नव स्वाधीन राष्ट्रों को बहुत ज़्यादा लाभ नहीं हुआ। और उन्होंने कुछ समय के बाद ये पाया कि ये लोग जो हैं, ये संस्थाएं जो है IMF, विश्व बैंक, वास्तव में हम लोगों के लिए सही नहीं, विकासशील देशों के लिए सही नहीं है। तो बाद में इन लोगों ने एक G77 नामक एक बैठक की है और उस बैठक में संसाधनों पर वास्तविक नियंत्रण, कच्चे माल के लिए उचित मूल्य, इन सब की डिमांड रखी है। तो आंसर है आपका यहाँ पर ए वाला। 70वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन 1960 के दशक में निश्चित विनिमय दर की प्रणाली के पतन के कारण हैं? विदेशों में अपनी भागीदारी की बढ़ती लागतों ने अमेरिकी वित्त और प्रतिस्पर्धी ताकत को कमजोर कर दिया। अमेरिकी डॉलर अब दुनिया की प्रमुख मुद्रा के रूप में विश्वास अर्जित नहीं कर सका। अमेरिकी डॉलर सोने के संबंध में अपना मूल्य बनाए नहीं रख सका। उपरोक्त सभी। चूंकि देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो नवस्वाधीन राष्ट्र थे उनकी अर्थव्यवस्थाओं ने भी विकास किया है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप में भी विकास हुआ है। तो कहीं ना कहीं वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ने की वजह से अमेरिका का जो वित्त था ये कमजोर पड़ने लगा था। इसके अलावा अमेरिकी डॉलर जो है अब दुनिया की प्रमुख मुद्रा के रूप में विश्वास अर्जित नहीं कर सका क्योंकि इसका मूल्य जो था सोने की तुलना में गिरने लगा था। तो आंसर है आपका यहाँ पर डी वाला, यानी उपरोक्त सभी। 71वां प्रश्न है, चीनी अर्थव्यवस्था की कम लागत वाली संरचना और इसकी कम मजदूरी ने किसे आकर्षित किया? बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश, विश्व बैंक द्वारा निवेश, विकासशील देशों द्वारा निवेश या उपरोक्त सभी? देखिए चीनी अर्थव्यवस्था की कम लागत वाली संरचना और यहाँ पर कम मजदूरी पर लोग अवेलेबल थे, तो इस वजह से जो बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ थी जो कि पहले विकसित देशों में अपने प्लांट चला रही थी वो कंपनियाँ चाइना में शिफ्ट होने लगीं ताकि उत्पादन लागत कम हो सके। तो यहाँ पर सही आंसर है ए वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। जैसा कि मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि अब आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ से नोट्स को परचेज कर सकते हैं। आपको नोट्स के साथ साथ इसकी जो अभ्यास प्रश्नों की सीरीज है वो भी देखने को मिल जाएगी। तो आज बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।